हेलो गाइस, वेलकम टू महागुरु आईएएस। दिस इज़ अजीत और आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है G20। G20 एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर काफ़ी सारे डिटेल है जो कि यहाँ पे है मेरे पास। यहाँ पे सारे डिटेल डिस्कस करने के लिए बहुत सारा मटेरियल है एक्चुअली ये। और लेकिन इन सब में जाने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि G20 जैसी चीज़ का जन्म क्यों होता है। राइट, G20 जैसी चीज़ आती क्यों है दुनिया में, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट यानी कि हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। राइट, और हिस्ट्री है 1997 की। 1997 में क्या होता है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस होती है। ठीक है ना। और इस एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही G20 का जन्म होता है। लेकिन हम G20 में जाएं उसके पहले हम ये समझते हैं कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ क्या था और हुआ क्यों था। ठीक है ना, व्हाट एंड वाई, ये हुआ क्यों था और ये था क्या। देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस इज एक्चुअली जब जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, जो करंट इकोनॉमिक सिस्टम है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। एक्चुअली कोई भी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। लेकिन जो पुराने इकोनॉमिक सिस्टम्स थे उसमें बॉर्डर्स क्या है, वो क्लोज थे। उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सीन नहीं होता था। लेकिन जब से इम्पीरियलिज्म आया, राइट, इम्पीरियलिज्म आया तो उस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा जो इक्वेशन है वो चेंज हो गया। उसमें हम जैसे इंडिया का केस ले तो हम बाहर से यानी ब्रिटिश यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पे बेचते थे, यानी इंडिया को एज ए मार्केट यूज़ करते थे। प्लस इंडिया को ही एज ए रॉ मटेरियल के लिए इसको एक्सप्लॉइट भी करते थे। तो एक तरीके से आप देखो तो इंडिया को दो तरीके से वो चूस रहे थे। राइट, एक्सप्लॉइट कर रहे थे क्योंकि यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है, जो सामान वो बेच रहे हैं यहाँ पे, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो वापस इंग्लैंड जा रहा है। प्लस यहाँ से ही चीप लेबर, क्योंकि यहाँ पे उनका रूल था तो चीप लेबर भी है, प्लस यहाँ का रॉ मटेरियल भी वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये टू वे एक्सप्लॉइटेशन था। लेकिन 1950s के अराउंड क्या हुआ, डीकोलोनाइजेशन का दौर चला। उसमें एशिया एंड अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो उनको फ्रीडम मिला। तो फ्रीडम मिला तो ब्रिटिश या फिर दूसरे जो इंपीरियल पावर्स थे वो तो इन कंट्रीज़ से छोड़ के चले गए, पर उनके पास पैसा बहुत था। वो पैसा उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना था, और उसको इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास इसके पीछे, यानी इस पूरे जो इकोनॉमिक सिस्टम या फिर जो मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझाने वाला हूँ, उसके पीछे एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ है, वो है लिबरलिज्म। ठीक है ना। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, अगर आप बहुत ही सिंपल तरीके से देखें, बिल्कुल ही सिंपल टर्म्स में, लेमैन टर्म्स में, तो इसमें तीन टर्म्स आते हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल के। हम फ्रेटर्निटी पे नहीं जाते हैं, इक्वालिटी पे भी नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो फाइनेंशियल है। तो फ्रीडम क्या है यहाँ पे, एक्चुअली फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो फ्रीडम टू मेक अनलिमिटेड मनी। ठीक है ना। क्योंकि जो पहले का जो सीन था, यानी जब लिबरलाइजेशन आया या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके पहले हमें पता है कि फ्यूडल सोसाइटी चलती थी। तो वहाँ पे लिबरलाइजेशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। जो पूरा वेल्थ था वो किंग्स या फिर जो उनके लोग होते थे उनके कंट्रोल में होता था। जो लिबरलाइजेशन आया उसने पूरा जो कंट्रोल का ये जो सिस्टम था उसने पूरा डिसरप्ट कर दिया। राइट, और पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो एक नए कंट्रोल में चला गया, नए लोगों के हाथ में चला गया। उन लोगों ने जन्म दिया ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है ना। क्योंकि अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो वो उनके पास जो पैसा था वो इन्वेस्ट कहाँ करते। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, उनको नया मार्केट मिला। ठीक है ना। न्यू मार्केट मिला, न्यू मार्केट मिला, और उनके पास जो पैसा था वो नई जगह पे इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि ग्लोबलाइजेशन ने एक कंट्री का बॉर्डर ओपन कर दिया। इन फाइनेंशियल टर्म्स, हम दूसरे टर्म्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि ग्लोबलाइजेशन मीन्स लॉट ऑफ थिंग्स। राइट, तो हम उस केस में नहीं जाएंगे। हम ये समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने फाइनेंशियल टर्म्स में क्या किया, बॉर्डर्स को ओपन कर दिया। तो बाहर से बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं, लेकिन वो फंड्स कभी भी चले भी जा रहे हैं क्योंकि वो फ्री है, बॉर्डर फ्री है। प्लस जो नेटिव कंट्री है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहाँ की सरकारों के पास इतना पावर नहीं है कि वो इन फंड्स को कंट्रोल कर सके या फिर अपनी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एक कंट्रोल रख सके, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी जैसी चीज़ कोई थी नहीं उस समय। क्योंकि इंडिया में भी अगर आप फिस्कल पॉलिसी देखो तो 2003 में आता है FRBM एक्ट, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो आता है वो 2003 में आता है। राइट, लेकिन उसके पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ये सारा का सारा जो ये फिजिकल पॉलिसी एंड फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जैसा जो एक्ट है,
ये 2003 में आता है, वो इस वजह से क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हमने देख लिया है 1997 का, ठीक है ना। और इसी 1997 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, उसी वही चीज़ आगे ना रिपीट हो, इसके लिए हम बनाते हैं G20, ठीक है ना। हम बनाते हैं G20, और G20 का जो मेन पर्पस है वो ये है कि एशिया के अंदर जो फाइनेंशियल सिस्टम है हर एक कंट्री का, उसको इतना रोबस्ट किया जा सके ताकि ऐसी दुर्घटना या फिर घटना जैसा भी कह लो आप, वो दोबारा फ्यूचर में ना हो। लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसा दुर्घटना देखने को मिलता है ग्लोबल लेवल पे 2008 में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि होता है 2008 में। और इन सब के पीछे एक ही रीज़न है, दैट इज़ लिबरलिज्म। मैं इन सब चीज़ों को कनेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इन सब के पीछे जो रीज़न है वो है लिबरलिज्म। क्यों? क्योंकि लिबरलिज्म कहता है कि फ्रीडम टू मेक अनलिमिटेड मनी, ठीक है ना। जब अनलिमिटेड मनी आप बनाते हैं, प्लस जिस कंट्री से आप पैसा बना रहे हैं वहाँ की सरकारें कमज़ोर है, तो अपनी वो पॉलिसी जो उनके फेवर में है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगी, राइट। तो इन सब से लड़ने के लिए या निपटने के लिए जो हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया, दैट इज़ कॉल्ड G20, ठीक है ना। G20 हमने बनाया ताकि हम इस तरह की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो फ्यूचर में ना आए, और हम उस अगर आता भी है तो हम उससे ईजिली डील कर सकें, राइट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस लिबरलिज्म का ही एक प्रोडक्ट है। सी लिबरलिज्म में जब आप अनलिमिटेड पावर होता है आपके पास, या फिर आपके पास अनलिमिटेड हंगर है पैसा बनाने का, तो जो नेटिव कंट्रीज़ हैं या फिर जहाँ पे भी आप पैसा डाल रहे हैं, उस वो कंट्री काफ़ी वल्नरेबल हो जाती है क्योंकि उनके पास अपनी फिजिकल पॉलिसी नहीं होती, राइट। और प्लस ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। एक्चुअली इसको देखें तो ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, इसके पहले जो ब्रिटिश ने यहाँ पे जो लूटपाट मचाई थी, दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। क्योंकि यहाँ की जो इंडिया में इतने सारे फैमिन्स हो चुके हैं और यहाँ के लोग भूखे मर रहे थे, यहाँ की उन्होंने इकोनॉमी ख़राब कर दी, लोगों की एजुकेशन ख़राब कर दी, जॉब ख़राब कर दी। और आज तक भी अगर बहुत सारे लोग अगर आज आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि कॉलोनियलिज्म। क्योंकि हमें सिर्फ स्टेट की तरफ ही देखना पड़ता है कि वो हमें जॉब प्रोवाइड करे। सिंस अब जब ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी तो हम उसके अंदर नहीं जाते हैं, हम ये समझते हैं कि G20 का जन्म कैसे हुआ। तो आई होप कि यहाँ तक में आपको ये समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे होता है और वो कैसे एक नए पूरी बॉडी को, G20 जैसी बॉडी को जन्म देता है, राइट। अब जब आपने ये समझ लिया कि फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे होता है, क्या होता है और कैसे होता है, यहाँ पे व्हाट एंड वाई दोनों का मैंने आंसर दिया है। तो अब हम आते हैं कि G20 के ऊपर। सिंस 1997 में जब G20 का फाइनेंशियल क्राइसिस होता है एशिया में, तो 1999 में जन्म होता है G20 का, राइट। लेकिन G20 एकदम से नहीं आ जाता है, उसके पहले हमारे पास था G22, राइट। ये भी सेम ही काम करता था जो कि बाद में बना G33, राइट। और इसके बारे में डिटेल मैंने आगे पीडीएफ में डाला है जो कि आप देख सकते हैं। G33 बना और उसके बाद ये बना G33 ही बन गया G20, राइट। तो 1999 में G20 का जन्म होता है और इसका जो मेन मोटो होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। इसका जो मेन मोटो है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कहाँ पे? एशिया में, या फिर जो भी कंट्रीज़ इसके साथ मिल रहे हैं वो अपनी अपनी कंट्रीज़ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए उन्होंने दो इंस्ट्रूमेंट लगाए, दो लोगों को लिया, जैसे कि जो भी इनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, ठीक है ना। ये सी है, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स है प्लस फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप देख सकते हो कि अगर सेंट्रल बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसका सीधा मतलब है कि बैंक्स इन्वॉल्व है एंड फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो जो G20 है उसका जो इनिशियल मोटो था, उसका इनिशियल एजेंडा था, एम था, वो यही था कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। लेकिन जैसे जैसे G20 इवॉल्व होता गया उसके अंदर बहुत सारे नए नए टॉपिक्स आते गए, राइट। जैसे मैं यहाँ दिखा सकता हूँ आपको, देखो यहाँ पे जो G20 होता है उसके अंदर दो ट्रैक्स होते हैं, एक फाइनेंस ट्रैक होता है और एक शर्पा ट्रैक होता है। अगर आप फाइनेंस ट्रैक में देखो तो यहाँ पे सारी की सारी फाइनेंशियल चीज़ें हैं जो कि इसका इनिशियल पर्पस था G20 का। लेकिन इसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी जुड़ी हैं। अब सिंस फाइनेंस से जुड़ा हुआ एग्रीकल्चर है तो इसमें एग्रीकल्चर भी है, कल्चर भी जुड़ा है बाद में आकर के, डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, एनर्जी है, हेल्थ है, ट्रेड है,
ठीक है ना, वुमेन्स एम्पावरमेंट है, इसका फाइनेंसेस से कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है पर इनडायरेक्टली है, इसलिए ये सारे टॉपिक्स जुड़ते गए धीरे धीरे चल के। एंटी करप्शन क्योंकि वो फाइनेंसेस को डिस्टेबलाइज कर सकता है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्योंकि ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली रिलेटेड है हमारे फाइनेंशियल हेल्थ से, यानी एक कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ से। और अब नया आया है डिजिटल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, उसके बाद टूरिज़्म है और रिसर्च एंड इनोवेशन है। ये सारी नई चीज़ें इसमें जुड़ती गई हैं। तो आप इससे ये टॉपिक्स जो यहाँ पे हैं इसको देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे G20 इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम, ये इवॉल्व होता गया है और नए टॉपिक्स इसमें जुड़ते गए हैं। और जो लेटेस्ट टॉपिक जैसे कि जो 19th समिट हुआ है G20 का, ठीक है ना, उसमें जोड़ा गया है एक और SDG जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें 17 गोल्स थे, उसमें एक और जुड़ के एक 18th गोल ऐड किया गया है जो कि एंटी रेसिज्म है, ठीक है ना, रेसिज्म के अगेंस्ट है, यानी कि जो सिस्टेमिक रेसिज्म है, ठीक है ना, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए एक नया SDG में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, राइट। तो आप देख सकते हो कि कैसे इसका जो जो पूरा एम है, पूरा एजेंडा है, वो कैसे इवॉल्व हो रहा है G20 का। अब G20 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सी हमारे पास UN है, राइट, WTO है, IMF है, पर G20 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि G20 जो है वो वर्ल्ड की हाफ से ज़्यादा यानी अराउंड 60% पॉपुलेशन कवर करती है, जिसमें अगर इंडिया और चाइना भी है G20 के अंदर, सो इंडिया और चाइना मिलके ही 35% पॉपुलेशन कवर कर लेते हैं, राइट। सो पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। 90% जो है वर्ल्ड का जो GDP आप कह सकते हो, 85 to 90%, वो वर्ल्ड GDP, मैं जब WGDP लिखता हूँ यहाँ पे, वर्ल्ड GDP जो है वो 85%, नॉट 90, 85%, 85% वर्ल्ड GDP G20 के कंट्रीज़ के पास है, राइट। 90% जो वर्ल्ड ट्रेड है वो G20 कंट्रीज़ के बीच होता है, ठीक है ना। जो 60% जो वर्ल्ड का एरिया है वो G20 के पास है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि G20 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी बन चुका है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें कवर करता है। प्लस 83% जो वर्ल्ड का CO2 एमिशन है, ठीक है ना, वो भी G20 ही करता है, क्योंकि इंडिया एंड चाइना, अगेन चाइना इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2, फिर इंडिया भी है। सो इस वजह से G20 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तभी आप देखोगे कि G20 में क्लाइमेट जैसे टॉपिक्स भी आते हैं जिनका कोई लेना देना है नहीं फाइनेंसेस से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ऑब्वियसली है, पर डायरेक्टली नहीं है। इसकी वजह से, क्योंकि 83% CO2 एमिशन करते हैं G20 कंट्रीज़, इसकी वजह से क्लाइमेट जैसे टॉपिक्स भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स भी हैं उसके अंदर, राइट। सो ये सारे एक ओवरव्यू है G20 को लेकर के कि G20 क्यों उसका जन्म हुआ, G20 कैसे काम करता है, उसके पीछे उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके टॉपिक्स कैसे कैसे आए, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स होंगे वो 18th G20 होगा, क्योंकि ये इंडिया में हुआ है और इंडिया में फ़र्स्ट टाइम हुआ है। इसके पहले इंडिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, आई मीन G20 के समिट्स नहीं हुए। देन 19th समिट हुआ है, G20 हुआ है, जो कि हुआ है ब्राज़ील में, ठीक है ना, रियो में, जिसको हम ब्राज़ील कर, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख दूँ, अदरवाइज़ ये पढ़ने में नहीं आएगा। ब्राज़ील में हुआ है, राइट। और यहीं पे 18th SDG भी ऐड किया गया है, राइट। सो ये 19th, तो हमारे लिए 18th एंड 19th आर वेरी इंपॉर्टेंट। 18th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तो ये इंडिया में हुआ है, प्लस इसके अंदर कुछ ऐसे कमिटमेंट्स हुए हैं जिनके बारे में जानना हमें ज़रूरी है। सो हम फोकस करेंगे 18th पे एंड देन विल गो टू द 19th G20 समिट। जो 20th G20 समिट होगा वो होगा साउथ अफ्रीका में, राइट। और एक और चीज़ हुआ है 18th G समिट में कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें ऐड किया गया है, राइट। अफ्रीकन यूनियन को इसमें ऐड किया गया है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 18th समिट। तो हम इसके बारे में और फर्दर डिटेल में देखते हैं और एक एक करके हम इसको डिटेल को देखते जाएंगे और उसी के अलोंग हम समझते जाएंगे कि G20 क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसके क्रिटिसिज्म है, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, कहाँ पे कमी है, और बाकी सारी चीज़ें हम डिटेल में देखते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, और हम थोड़ा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि G20 काम कैसे करता है। तो उसके बारे में मैंने बताया कि इसके अंदर दो दो ट्रैक्स होते हैं, यानी दो हेड्स हैं, सब हेड्स हैं। एक तो हेड हो गया G20 प्रेसिडेंसी, जिस कंट्री के अंदर रहेगा वो डिसाइड करते हैं इसका एजेंडा। एक और चीज़ है कि G20 के पास अपना कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है,
परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होने की वजह से ये अपना एजेंडा फिक्स नहीं रखते। जो भी प्रेसिडेंसी रखता है G20 की, वही कंट्री अलॉन्ग विथ 2 अदर कंट्रीज़, क्योंकि इसमें शर्पा ट्रैक जो होता है उसमें 3 कंट्रीज़ आती हैं शर्पा ट्रैक में, राइट। उसमें एक जो करंट जिसके पास चेयर है, यानी जो करंट प्रेसिडेंट है वो रहेगा, एक जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है वो रहेगा, और जो एक फ्यूचर प्रेसिडेंट है वो रहेगा, यानी उस कंट्रीज़ के शर्पाज रहेंगे। और वो डिसाइड करते हैं कि क्या एजेंडा होना चाहिए और ये सारा का सारा प्रोग्राम हो वो कैसे चलेगा, ये डिसाइड करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो G20 समिट होगा वो होगा साउथ अफ्रीका के 2020 साउथ अफ्रीका में 2025 में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साउथ अफ्रीका के लिए, राइट। जिस कंट्री में भी होता है उसके लिए ऑब्वियसली ये काम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एजेंडा डिसाइड करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे मैनेज। सो आपको ये समझ में आएगा कि शर्पा ट्रैक क्या होता है, वो कैसे काम करता है। उसमें 3 कंट्रीज़ होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक पास्ट वाला होगा, प्रेजेंट वाला होगा, फ्यूचर वाला होगा। इंडिया में जब G20 हुआ उस समय इंडोनेशिया था, ब्राज़ील था और इंडिया था। ये शर्पा 3 शर्पा थे इसमें, राइट। एक क्वेश्चन आया हुआ है G20 से रिलेटेड 2023 के UPSC मेंस में, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा है, इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स एशियाज़ ग्रोथ स्टोरी, यानी फ्यू डेकेड्स से वो एशिया की ग्रोथ स्टोरी थी, अब जो नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स होंगे वो अफ्रीका की ग्रोथ स्टोरी होगी। इसी वजह से जो अफ्रीकन यूनियन को इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि एक क्रिटिसिज्म भी है G20 के ऊपर कि ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यानी कि UN के सारे मेंबर्स इसके मेंबर नहीं हैं। प्लस अफ्रीका के जो कंट्रीज़ थे वो इसके मेंबर नहीं थे, एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसका मेंबर पहले से ही है, पर दूसरे कंट्रीज़ अफ्रीका के इसमें मेंबर नहीं थे। मैं एक बार इसमें और बताता चलूँ कि G20 में कहने को ये G20 है, पर ये एक्चुअली अभी G21 हो चुका है। G21 हो चुका है तो इसमें 19 कंट्रीज़ हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं और यहाँ 19 कंट्रीज़ हैं, राइट। सो कुल मिलाकर के ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ यहाँ पे हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पे ये बताऊँ आपको कि जब भी यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो वर्ल्ड GDP एंड वर्ल्ड ट्रेड है, इसमें हम यूरोपियन यूनियन का GDP या ट्रेड इसमें मेजर नहीं करते हैं, ठीक है ना। सेम वे अफ्रीकन यूनियन का भी नहीं करेंगे हम। इंटरनेशनल बॉडीज़ का इसमें इंक्लूड नहीं करते, हम इंडिविजुअल कंट्रीज़ का इंक्लूड करते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब हम इसके डिटेल में आते हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली 2023 में आया है, तो हमें इसको समझना पड़ेगा। ये अफ्रीका से रिलेटेड है, और अफ्रीका से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेश्चंस हमारे मेंस में अक्सर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट जो ग्रोथ स्टोरी होगी वो अफ्रीका से आएगी, क्योंकि एशिया में बहुत कुछ हो चुका है, अफ्रीका में पॉपुलेशन भी है एंड वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। सो हर किसी को यही चाहिए कि उनको जो अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो वो नई जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। जो लेफ़्ट का आइडिया है, जो लिबरलिज्म है, वो नई जगह पे जाके काम करता है, क्योंकि पुरानी जगह पे वो एक्सप्लॉइट कर चुके होते हैं। जैसे कि USA, जो USA है ये एक पूरा प्रोजेक्ट है लिबरलाइजेशन का, क्योंकि जो लोग लिबरलाइजेशन हुआ और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, वही लोग जा कर के अमेरिका को वहाँ से उनको फ्रीडम दिलाया था, और उन्होंने जा कर के वहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। सो अफ्रीका एक प्रोजेक्ट है, जीता जागता प्रोजेक्ट है लिबरल आइडियाज़ का, राइट। सो अमेरिका इज़ डन, क्योंकि वहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट के लिए देयर इज़ नो मच होप। सो ये जाएंगे अफ्रीका में, अब वहाँ पे जाके नया इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑल अबाउट यहाँ पे G20 के बारे में कुछ डिटेल्स है जो आप देख सकते हैं। 85% वर्ल्ड इकोनॉमी कवर करती है, 75% वर्ल्ड ट्रेड है, 66% इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 60% के अराउंड इसमें वर्ल्ड का जो एरिया है वो भी कवर करती है G20 कंट्रीज़। ये चीज़ें मैंने अभी पहले डिस्कस कर ली हैं। 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। देखो G8 से G7 बन गया ये 2014 में, जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था। उस समय पूरे वर्ल्ड ने रशिया को बाहर कर दिया, और ये G8 से G7 बन चुका था। तो यहाँ से रशिया जैसे ही बाहर निकलता है तो G8 से G7 बन जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि G18 हुआ है हमारा, उसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं, जिसमें इंडिया ने अपना कल्चरल शोकेस किया है G18 में, जिसमें उन्होंने भारत मंडपम शोकेस किया है। ये एक ऐसे म्यूज़ियम टाइप होता है जिसमें आप शोकेस कर सकते हैं अपनी कंट्रीज़ के रिसोर्सेज, राइट। रिसोर्सेज मीन्स कल्चरल हेरिटेज काइंड ऑफ थिंग। जो भारत मंडपम जो है वो अनुभव मंडपम से इंस्पायर्ड है। अनुभव मंडपम क्या है, कर्नाटका में एक टेम्पल है जिसको दुनिया का पहला रिलीजियस पार्लियामेंट कहते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ रिलीजियस आइडियाज़ हुआ करती थी, राइट।
Anubhav Mandapam was the first religious parliament in the world. It was a center for exchange of ideas about spirituality and social issues. It was an academy for लिंगायत faith. आपको ये ध्यान रखना है कि लिंगायत faith से ये related है, और जो कि लिंगायत faith जो है वो कास्टलेस सोसाइटी पे में बिलीव करती है। उसके बाद ये सारी कुछ उसमें डिटेल्स हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है ढोकरा आर्ट को भी इन्होंने प्रमोट किया है G20 में। ढोकरा आर्ट जो है बेस होता है, वो बनता है ब्रास से, और ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक पे काम करता है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक का मतलब होता है कि जो हमारा डांसिंग गर्ल है मोहनजोदारो से, वो भी उसी से बना है। जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है उसमें क्या है, पहले जो मोम है, जो वैक्स है, उसका कोई भी शेप बना लो आप, जैसा शेप आपको चाहिए। उसके ऊपर से आप या तो सैंड की लेयर करते हैं, जो कि उसके बाद वो सूख जाता है, और फिर जो इसके अंदर जो वैक्स है उसको पिघला करके बाहर निकाला जाता है, और उसमें मेटल इसमें फिल कर दिया जाता है। तो वैक्स तो बाहर निकल गया और मेटल इसमें फिल हो गया। तो मेटल फिल होने की वजह से जो अंदर का जो शेप है वही शेप लेगा मेटल, और इस तरीके की जो भी आप बनाना चाहते हो आप इजीली बना सकते हो। दैट इज़ लॉस्ट वैक्स टेक्निक, राइट। ये काफ़ी पुराना है, जिसमें मोहनजोदारो के टाइम से ये चलता आ रहा है। तो इसके उसको प्रिजर्व करने के लिए इसको प्रमोट किया गया है। अब देखो इंडिया अफ्रीका के बारे में कुछ डिटेल है जो अभी हमारे काम का नहीं है, इस पर हम बाद में आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं G20 जो हमारा समिट, यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखते हैं। कोणार्क चक्रा भी हमने प्रेजेंट किया है। उसके बाद ढोकला आर्ट और तंजावुर की पेंटिंग भी हमने दी है। म्यूज़िकल हेरिटेज भी हमने दिखाया है। बुद्धा का सिटिंग बुद्धा का एक इमेज भी दिया है, ठीक है, स्टैचू दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रमोट करी हैं जब जब हमने 18th G20 समिट इंडिया में कंडक्ट किया था, राइट। हमने यहाँ पे जब हम होस्ट थे, राइट। G20 से कुछ और रिलेटेड हमें 18th G20 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। ओवरकमिंग मेजर डिफरेंस, और रशिया यूक्रेन वॉर। सी उस समय रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो वो का एक बड़ा कंसर्न था, और इंडिया का स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि इंडिया कभी भी एग्रेशन को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को। तो इंडिया, डिस्पाइट बीइंग अ फ्रेंड ऑफ रशिया, इंडिया ने उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, और कहा कि डायलॉग से सारी चीज़ें सल्टाई जानी चाहिए। तो इसके ऊपर एक कंसेंसस था। उसके बाद ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, इसके सपोर्ट में भी G20 में डिस्कशन हुआ है। सो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है कि यूक्रेन जो है वो वीट का एक मेजर प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो ब्लैक सी है हमारा, वहीं से इसके वीट जो है दुनिया के दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, और इसके बहुत सारे कंट्रीज़ है जो वहाँ से इंपोर्ट करते हैं यूक्रेन से। सिंस रशिया ने उस पर अटैक किया और रशिया ने कब्जा कर लिया था ब्लैक सी पे, तो फिर हम उस समय ये कंसेंसस लेके आए कि ब्लैक सी में जो ट्रेड का रूट है उसको ओपन किया जाए। जो वीट है यूक्रेन में, वो बाकी जो कंट्रीज जो इसको इंपोर्ट करती है उसको ईजिली इंपोर्ट करने दिया जाए। सो दिस इज़ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, राइट। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे काउंटरिंग टेररिज्म। अब देखो टेररिज्म जैसी चीज़ें भी G20 के एजेंडा में आ चुकी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग तो ऑब्वियसली फाइनेंस से रिलेटेड है। इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम, ये अभी आप देखोगे जो 19th G समिट हुआ है उसमें बिलियनियर्स जो है उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की बात की गई है। तो इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम पे भी ये बात की गई है। SDG के ऊपर मैंने बताया कि एक 18th SDG ऐड किया गया है, तो वो भी यहाँ पे है। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, सी बैंक्स जो है वो हर एक कंट्री डेट में है, क्योंकि हर एक कंट्री वेलफेयर स्कीम रन करती है, तो ऑब्वियसली उसको डेट में जाना पड़ेगा, राइट। पर वो डेट जो है वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा। तो मल्टीनेशनल जो बैंक्स है, जो मल्टीलैटरल बैंक्स है, नॉट मल्टीनेशनल, मल्टीलैटरल बैंक्स जो है वो उनको पैसा देती है। मल्टीलैटरल बैंक्स का मतलब होता है जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, एशियन बैंक हो गया, राइट, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। ये सारे बैंक्स जो है इनको पैसा देते हैं। तो इसका जो उसको रिफॉर्म किया जाए ताकि वहाँ से पैसा लेना इजी हो सके और वो फ्रूटफुल हो उन कंट्रीज़ के लिए जो लेते हैं, ताकि उनको एक्सप्लॉयटेशन फील ना हो, राइट। तो उसको भी रिफॉर्म करने की बात की गई है 18th G समिट में। देन डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। देखो दो टॉपिक तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एंड इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट। ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो G18 में जो सबसे पहला काम होता है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अफ्रीकन यूनियन का इसमें एंट्री हो जाना, और G20 जो है वो G21 बन चुका है, राइट।
अफ्रीका को क्यों ऐड किया गया है, मैंने पहले ही इसके बारे में डिटेल में बताया है आपको कि अफ्रीका इज़ द न्यू आई मीन जो नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स होगा वो अफ्रीका का ही टाइम होगा। तो इसलिए अफ्रीका में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, इसलिए इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में और बाकी कंट्रीज़ भी अफ्रीका में इन्वेस्ट करना चाहेगी। तो इसलिए ऑब्वियसली अफ्रीका को G20 में लेना पड़ेगा। सो G20 को यहाँ पे लिया गया है। प्लस एक क्रिटिसिज्म भी था कि G20 इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव एनफ। तो उसकी वजह से जो इंडिया है अपने आप को ग्लोबल साउथ का वॉइस मानता है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है ना। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इंडिया अपने आप को मानता है, तो इसलिए इंडिया में जब समिट हुई तो उसी समय अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर लिया गया। तो इससे इंडिया अपने आप को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी है ग्रेटर वॉइस टू ग्लोबल साउथ विद इन द G20। सो इसकी वजह से अफ्रीकन यूनियन को इसमें ऐड किया गया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों बायोफ्यूल अलायंस लाया गया है। मैंने पहले ही बताया कि 83% जो CO2 एमिशन है वो आता है G20 कंट्रीज़ से, राइट। तो इसका मतलब है कि जो जो एमिशन कट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो G20 के ही ऊपर आता है। तो हम एमिशन कट कैसे कर सकते हैं, जब हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, यानी कि बायोफ्यूल की तरफ जाएंगे। और बायोफ्यूल एक ऑब्वियसली अगर हम नए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ला लेके आते हैं, बायोफ्यूल अगर आएगा तो वो बहुत सारा जॉब क्रिएट करेगा, इन्वेस्टमेंट लाएगा, डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है ना। उनका वे ऑफ लिविंग बढ़ेगा, राइट, उनका इनकम बढ़ेगा। तो ये सबको सबके लिए एक विन विन सिचुएशन टाइप की चीज़ है। इसलिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बारे में हमें डिटेल से पता होनी चाहिए। जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और बायोफ्यूल अलायंस लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मैंने पहले ही बताया है कि 83% जो वर्ल्ड का CO2 एमिशन होता है, अराउंड 83%, वो होता है G20 से। इसका मतलब है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एमिशन कट करने की वो G20 पे आती है, राइट। और हमारे पास फॉसिल फ्यूल का जो सोर्स है वो लिमिटेड है, तो हमें ऑब्वियसली हमें स्विच करना पड़ेगा न्यू फ्यूल के रिसोर्सेज पे, जो कि है बायोफ्यूल, ठीक है। तो बायोफ्यूल अलायंस इसलिए बनाया गया। बायोफ्यूल अलायंस बनाने से एक नया वेंचर स्टार्ट होगा बिजनेस का, जिसमें नए लोगों को रोज़गार मिलेगा, नया इन्वेस्टमेंट आएगा और डेवलपमेंट के नए कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लोगों के पास, जिसमें इंडिया को फ़ायदा होगा कि इंडिया का जो अपना स्कीम है PM जीवन योजना, सतत योजना या फिर गोवर्धन योजना, इनको एक बूस्ट मिलेगा। इससे इंडिया को भी फ़ायदा होगा, इंडिया की GDP बढ़ेगी, इंडिया के लोगों को रोज़गार मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये सारे फ़ायदे होंगे इंडिया को और इस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ भी जो हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकती हैं अपनी अपनी रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ में। इसकी वजह से हमारे पास ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लाने की ज़रूरत पड़ी और वो इंडिया ने ही किया अपने 18th G20 समिट में, राइट। इंडिया का फर्स्ट G20 समिट था और G20 का 18th समिट था, राइट। प्लस हमने 2070 तक नेट ज़ीरो का टारगेट भी रखा है, ठीक है ना। 2070 तक नेट ज़ीरो का टारगेट रखा है। चाइना ने 2060 तक का टारगेट रखा है, राइट। और ये जो नेट ज़ीरो का जो टारगेट है वो हमने कॉप 27 में लिया था, राइट। इन सारी चीज़ों की वजह से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये बैकग्राउंड है उसका, क्यों ये लाया गया। उसके बाद है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी देखो, जो मैं यहाँ पे पिक्चर दिखा दूँ आपको, ये है, यहाँ से इंडिया से ये रूट फॉलो होगा जो कि ग्रीस तक जाएगा, ठीक है, जिसमें गुजरात और मुंबई ऑब्वियसली इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप देखो ध्यान से तो ये वही रूट है ऑलमोस्ट जिससे ऑटोमन एम्पायर के फॉल के बाद ब्रिटिश ने यहाँ से रूट लिया था और वो यहाँ आते थे ऐसे घूम के। आई मीन नॉट एग्जैक्टली यहाँ से, अफ्रीका के नीचे से आते थे और वो यहाँ पहुँचे थे। तो ब्रिटिश, उसके पहले पोर्चुगीज़ आए थे। तो इस तरीके से ये वही रूट है जिसको उन्होंने अवॉइड किया था और फिर से वही रूट, ऑलमोस्ट सेम रूट ये फॉलो करने जा रहे हैं नए बिजनेस के लिए। इससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बढ़ते पॉपुलेशन को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिजनेस ग्रो करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो इससे एक विन विन सिचुएशन है सारी कंट्रीज़ के लिए जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। सो और प्लस ये चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी काउंटर करेगा। कौन सा? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी काउंटर करेगा, राइट। सो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
प्लस एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कॉरिडोर है वो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII, ये G7 का ही एक कह सकते हैं एक एक्सटेंशन है, जैसा कि लोग कहते भी हैं, जो क्रिटिक्स हैं एक्चुअली वो कहते हैं कि G7 का ही एक एक्सटेंशन है। देन G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन डॉक्यूमेंट, ये भी एक नया डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया जो कि G18 समिट में हुआ है, जो कि इंडिया में हुआ था। सो उसमें क्या है कि इंडिया की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया ने एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है अगेन 2023 में, जो कि 18 समिट था। सो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पहले हम ये समझते हैं ज़रा सा, ताकि ये हमें समझ में आए कि आखिर क्यों आया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इससे पहले आपको ये समझ में आ रहा कि डिजिटल है इसका मतलब ये सब कुछ ऑनलाइन होगा। पब्लिक है यानी कि सबके लिए ओपन होना चाहिए, सबके लिए ओपन होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि इंक्लूजन होना चाहिए, यानी इंक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जो भी पेमेंट करते हैं हम ऑनलाइन, वो सारा कुछ इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगा। जो भी ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं एज एन इंडिविजुअल आप पेमेंट करते हैं, या फिर एज ए बिजनेस जो आप कंपनी चलाते हैं उसके उसके थ्रू अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई पेमेंट कर रहे हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस ONDC, ठीक है ना। ये भी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगा। सो जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर अंडर दिस DPI, राइट। देन प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सारे इसी का पार्ट है जो DPI को सपोर्ट करेंगे और बूस्ट भी करेंगे, राइट, या फिर DPI से इनको सपोर्ट मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट टू पर्सन पेमेंट्स। अब इसमें क्या है कि जो जनधन योजना आपने देखा है तो उसमें एक्चुअली उसका जो मेन पर्पस यही था कि जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स है उसमें बहुत सारे लीकेज थे, ठीक है ना। मनरेगा वाली स्कीम में आपने सुना है कि कितने सारे घोस्ट अकाउंट्स होते हैं, जो पैसा उनको जाता है जो लोग हैं ही नहीं, वो फेक अकाउंट्स होते हैं और वो सारा का सारा पैसा एज ए ब्लैक मनी बन जाता है, राइट। सो उससे निपटने के लिए हमने जनधन योजना लाया और उसी को हम गवर्नमेंट टू पर्सन पेमेंट्स कहते हैं, राइट। तो इसके अंदर जो भी पेमेंट गवर्नमेंट से पीपल को जाएगा यानी सिटीजन को जाएगा, उसको गवर्नमेंट टू पर्सन पेमेंट्स कहते हैं। यूनिफाइड पेमेंट UPI के बारे में हमें पहले से ही पता है। प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी, क्योंकि जो भी प्राइवेट सेक्टर है अगर सारे के सारे फॉर्मल हो जाएंगे तो उससे गवर्नमेंट का टैक्स बेस बढ़ेगा, उससे गवर्नमेंट का टैक्सेशन बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा, फिर फाइनली हम लोगों का फ़ायदा होगा, जो पीपल है, जो सिटीज़न है। और ये बाकी सारी कंट्रीज़ में भी होगा, क्योंकि इंडिया ने अगर एक एग्जांपल सेट किया है तो बाकी सारी कंट्रीज़ भी इसको फॉलो कर सकती हैं, राइट। देन लोअर कंप्लायंस ऑन कॉस्ट फॉर KYC, ये सारी डिटेल जो है वो इतने आपको एग्ज़ाम में आप नहीं लिख पाएंगे और नहीं इतना याद रहता है, बट जस्ट अगर आपके दिमाग में रह जाए तो आप लिख सकते हैं। जनधन योजना के बारे में मैंने पहले ही कहा है, बताया है। ट्रिपलिंग ऑफ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, क्योंकि हमें एमिशन कट करना है तो रिन्यूएबल एनर्जी को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, ये सारी जो लाइफ इनिशिएटिव थी जो अगेन COP27 से ही आया है, ये सारी चीज़ों पे इसमें एम्फेसिस किया गया है 18th समिट में। ब्लैक सी ग्रेन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। एग्री मार्केट क्या है, एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। जो इंडिया की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो एग्रीकल्चर पे काफ़ी डिपेंड करती है। अगर एग्रीकल्चर ख़राब हो जाए तो ग्लोबल इंडिया में रिसेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, राइट। उससे निपटने के लिए एग्री मार्केट को बूस्ट किया जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पे एग्री मार्केट यानी कि AMIS को लॉन्च किया गया है, प्लस जियो ग्लैम को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं। स्मॉल आर्म्स, टेररिज्म के लिए भी के अगेंस्ट भी G20 काम कर रहा है, क्योंकि टेररिज्म जो है वो ब्लैक मनी क्रिएट करता है और वो इंडिया किसी भी कंट्री के जो उनका जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको लॉस पहुंचाता है, यानी वो कंट्री के टैक्स बेस में नहीं आएगा, वो पैसा ब्लैक मनी बन जाएगा। सो उससे निपटने के लिए भी G20 काम कर रहा है, ठीक है ना। उसके बारे में ये सारी डिटेल्स हैं जो आप देख सकते हैं। वन हेल्थ अप्रोच यानी कि वन नेशन वन हेल्थ वाला जो स्कीम है इंडिया ने लॉन्च किया है, सो उसके ऊपर भी काम कर रहा है। और मैंने पहले ही बताया है कि G20 के अंदर जो टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स पे G20 काम करता है उसमें हेल्थ भी एक उनमें से वन ऑफ द टॉपिक्स वाज द हेल्थ। देन इंडिया मर्कोसर प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, जो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ के साथ है, तो वहाँ पे ड्यूटीज़ हैं जो टैक्स होती हैं, यानी कि जो सामान वहाँ से आएगा या फिर यहाँ से वहाँ जाएगा उस पर टैक्स कम लगे, उसके ऊपर भी बात की गई है, ठीक है ना। क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ये एक्चुअली 19th G समिट का एजेंडा है, जिसमें हम जो क्लाइमेट पे जो फाइनेंसिंग है उसको
बिलियन से ट्रिलियन करने वाले हैं, यानी उसको हम काफ़ी सारा बढ़ाने वाले हैं। तो ये उसके ऊपर भी काम किया गया है, क्योंकि अगर हमें एमिशन कट करना है तो हमें फंडिंग तो चाहिए, क्योंकि जो एमिशन किया है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कर दिया है, पर उसका नुकसान जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ उठा रही हैं, क्योंकि इनके पास पैसा कम है। उस चेंजिंग क्लाइमेट से निपटने के लिए, अपने आप को चेंजिंग क्लाइमेट से के साथ अडॉप्ट करने के लिए, हमें अडेप्ट करने के लिए हमें पैसा चाहिए, और वो पैसा हमें डेवलप्ड कंट्री की तरफ से आएगा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में ना, वो कोई हमें फ्री में तो ऑब्वियसली नहीं देंगे। देन ये सारी डिटेल हम पहले ही कवर कर चुके हैं, मेजर मिसेस। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बात तो हो गई हैं पेपर पे, बट दे आर नॉट सब्सटैंशियल, लाइक अगर वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। वो क्या है? ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर IMEC। अब देखो, इसमें IMEC को डिक्लेयर तो कर दिया गया है, लॉन्च तो कर दिया गया है, पर उसके लिए कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है, और फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। बायोफ्यूल अलायंस के बारे में अगर देखें, हाइपर फूड इन्फ्लेशन, बैड हार्वेस्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर देखें तो हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग कंसर्न, पर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो हमने टारगेट रखा है बायोफ्यूल अलायंस के अंदर, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, और हम एक कंसेंसस भी नहीं ले पाए कि कोल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, कोल को हम कम्प्लीटली फेज आउट कर सकें। और इसमें इंडिया ही पीछे हटा है, क्योंकि इंडिया में स्टिल 50% से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कोल से होता है, वो कोल बेस्ड है। सो ये एक बड़ा कंसर्न था इसलिए इंडिया के लिए, इसलिए इंडिया इससे पीछे हटा है, राइट। देन उसमें कुछ था कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो थे वो एब्सेंट थे, जो 18th समिट था उसकी बात हो रही है, राइट। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो 18th समिट के बारे में हैं। उसके बाद इंडियाज़ की टॉप प्रायरिटीज़ में लाइफ इनिशिएटिव जो है वो है, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव रिजिलियंट ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस ऑन SDGs, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी जो माइक्रो टॉपिक्स हैं, जो अगर आप इसके डिटेल भी ना लिखें, सिर्फ इतना भी मेंशन कर दें, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, राइट, जिसको आप डिटेल में देख सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ G20 प्रेसिडेंसी फॉर इंडिया। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया एज अ वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ उभर के आया है, क्योंकि हमने AU को, यानी अफ्रीकन यूनियन को एंट्री दिलवाई है, राइट। प्लस हम यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, इन सब के साथ मिल के काम कर सके, ये इंडिया के फ़ायदे की बात होगी। प्लस हम चाइना का जो US और चाइना में जो ट्रेड वॉर चलते रहता है, उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं, या फिर उसको हम काम डाउन कर सकते हैं, जो उनकी ट्रेड वॉर चलती है US और चाइना के बीच में। सिंस इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर, तो इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो वर्ल्ड को गाइड कर सके, राइट। चैलेंजेस कुछ हैं इसके अंदर, लेकिन उस पे जाने से पहले हम आते हैं 19th G समिट पे, कि 19th में क्या हुआ था। सो 19th जो है वो रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में कंडक्ट किया गया है। उसी समय COP30 भी वहीं पे हुआ है, और इसका जो मेन एजेंडा है वो पॉवर्टी और फूड सिक्योरिटी के ऊपर है। यानी पिछला हमने देखा उसमें क्या था कि बायोफ्यूल अलायंस था, ठीक है ना, IMEC था, राइट, ये सारी चीज़ें थी, DPI था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेन थी। पर जो 19th समिट हुआ है उसमें पॉवर्टी एंड फूड सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, इनको सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, राइट। सो क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर बात की गई है इसमें। G20 24 में जो हुआ है G20, क्लाइमेट चेंज यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है, यानी जो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जो फाइनेंसिंग है, वो बिलियन से ट्रिलियन करने की बात की गई है, राइट। उसके बाद टैक्सेशन और बिलियनर्स, जो बिलियनर्स हैं उनको टैक्स किया जाएगा, उनको टैक्सेशन के अंदर लाया जाएगा। देन ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी, इसमें ऑब्वियसली इसको कम करने की बात हम करेंगे ही। देन फाइनेंशियल रिफॉर्म, ये फाइनेंशियल रिफॉर्म के बारे में पहले ही मैंने बात की है कि जो मल्टीलैटरल बैंक्स होते हैं उनके रिफॉर्म की बात की गई है, राइट। आपको सिर्फ इतना भी अगर ध्यान रखें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो उसके अंदर आप एक दो लाइन तो लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, इतना तो कर सकते हैं। सो फाइनेंशियल रिफॉर्म के बारे में बात की गई है। एनर्जी ट्रांजिशन, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ के बारे में बात की गई है। फूड लॉस की वजह से जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके ऊपर बात की गई है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक नया SDG गोल जोड़ा गया है 18th, जो कि एथनिक रेशियल इक्वालिटी को लाने की बात कर रहा है। यानी कि जो रेसिज्म है, सिस्टेमिक रेसिज्म है, सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन है बेस्ड ऑन एथनिसिटी, उसको एलिमिनेट करने की बात की गई है,
राइट। सो 2030 तक हम इसको भी एलिमिनेट करने का टारगेट रख चुके हैं। यूक्रेन मिडल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है उसको भी उसके साथ भी डील करने की बात यहाँ पे की गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर जो 19th जी समिट है उसमें बात की गई है, जैसे कि एक SDG 18th SDG ऐड किया गया है। क्लाइमेट फाइनेंस को बिलियन से ट्रिलियन करने की बात की गई है। टैक्सेशन ऑफ बिलियनर्स की बात की गई है। ग्लोबल हंगर अलायंस यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। फाइनेंशियल रिफॉर्म यानी कि मल्टीलैटरल बैंक्स जो है उनके अंदर रिफॉर्म की बात की गई है। एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर बात की गई है एंड ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर बात की गई है। तो ये सारे आई थिंक ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एक बार याद तो रहना चाहिए एग्ज़ाम में, ताकि आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो लिख सकें, राइट। सो हाउ डज़ इंडियाज़ लीडरशिप विद इन G20 इम्पैक्ट ग्लोबल इशूज़, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे अभी। देन वे फॉरवर्ड है, लेकिन वे फॉरवर्ड आने के पहले हम आते हैं पहले चैलेंजेस के ऊपर कि क्या चैलेंजेस हैं G20 के अंदर। ये हैं हमारे पास चैलेंजेस, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, जैसे कि इन G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, जिसकी वजह से उनका एजेंडा जो है वो हर साल चेंज होते रहता है। अगर उनका परमानेंट सेक्रेटेरिएट होगा तो वो एक फिक्स्ड एजेंडा रख सकते हैं जिसके ऊपर लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं उस एजेंडे के ऊपर, राइट। लिमिटेड मेंबरशिप, क्योंकि सारे के सारे यूनियन जो UN के जो मेंबर्स हैं वो स्टिल G20 के मेंबर्स नहीं हैं, तो इसकी वजह से इसको क्रिटिसिज्म में रखा जाता है। नॉन बाइंडिंग डिसीजन, यानी कि जो डिसीजंस G20 में लिए जाते हैं दे आर नॉन बाइंडिंग। आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं दैट डज नॉट मैटर एक्चुअली। एक मोरल परसुएशन होता है जिसकी वजह से ही अगर कोई कंट्री चाहे तो उसको फॉलो कर सकता है। नो मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ऑब्वियसली इसी का एक्सटेंशन है इसी इसी पॉइंट का। देन राइजिंग जियोपॉलिटिकल रिफ्ट, US चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चलता है, रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है, ब्रेग्जिट हो गया है, इनकी वजह से G20 के जो एफिकेसी है या फिर उसके कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क लगाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। व्हाट इवेंट्स लेड टू द G20 फॉर्मेशन, इसके बारे में मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में ही बात की थी, उसी के ऊपर ये काफ़ी डिटेल में यहाँ पे दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे G33 क्या है उसके बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पे नोट बना दिया है। G20 के ऊपर भी एक नोट मैंने बनाया है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि G20 और से G22 से G33 बना, G33 से G20 बना। एक्चुअली ये सब आप एग्ज़ाम में सिर्फ G22 या फिर G33 ही मेंशन कर पाएंगे, इससे ज़्यादा डिटेल लिखने का स्पेस नहीं होता है, ना ही टाइम होता है, पर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। की इनिशिएटिव्स फ्रॉम कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ ने कैसे हेल्प किया है G20 को फॉर्मेशन में आने में, जैसे कनाडा ने कैसे हेल्प किया है, जर्मनी ने कैसे हेल्प किया है, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कैसे हेल्प किया है G20 के फॉर्मेशन में। ये सारे के सारे G20 के फॉर्मेशन की बात हो रही है, ठीक है ना, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बात की थी। ओवरव्यू एंड एवोल्यूशन, ये सारी बातें मैंने आपके साथ पहले ही कर चुका हूँ मैं। 90% ये सारी बातें हम पहले ही कर चुके हैं। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने इसको लिखा है ताकि इसके आंसर भी दिए हैं, तो इसको पढ़ के आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि अगर आंसर लिखना है तो उसमें आप क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप वहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं, ताकि आप अपने टाइम का जुडिशियल यूज़ कर सकें एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, राइट। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक पे आई मीन इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उसके अंदर वो सारे टॉपिक्स हैं, वो सारे पॉइंट्स हैं जो G18 G19 से रिलेटेड हैं, प्लस G20 के इनिशियल से यानी उसके बर्थ से लेकर के अभी तक के सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस आंसर में मिल जाएंगे। इसको यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको देख सकते हैं खुद से पढ़ के, एंड दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया है। तो आप इसको पढ़ के एक बार ज़रूर देखें ताकि आपके काम की चीज़ आपको मिल सके, ठीक है ना। हाउ G20 इज़ गोइंग टू चेंज इंडिया, हाउ G20 इज़ गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, राइट। इन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे मैंने आंसर दिया है। व्हाट वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ G20 न्यू दिल्ली समिट, जो 18th जी समिट था उसके ऊपर ये बनाया गया है, राइट। तो इस तरीके से ये था G20 के ऊपर, जिसके अंदर मैंने कुछ इसके डिटेल्स के बारे में बात की हैं, कुछ चैलेंजेस के बारे में बात की हैं, इसकी क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए उसके बारे में बात की है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा एंड आई होप यू लाइक्ड इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।